नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं, आपको नॉलेज देता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये डिफेंस पेंशनर के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा OROP 1 और OROP 2 कमेटी की सिफारिशों की। OROP 1 में क्या सिफारिशें रखी गई थी कमेटी के द्वारा, कैसे वो टेबल बनी, क्या क्या चीज़ें उसमें, जो सैनिक संगठन थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने किस तरीके से OROP 1 में काम किया, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा OROP 2 पर क्या काम चल रहा है, क्या चीज़ें उसमें शामिल होना चाहिए। जो सैनिक हैं, जो एक्स सर्विसमैन हो गए या फिर जो अधिकारी हो गए, जो JC हो गए, OR हो गए, उनकी क्या सिफारिशें हैं OROP 2 को लेकर। और लास्ट में मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा OROP 2 के आधार पर, और वो मैं कैलकुलेशन करूंगा हवलदार ACP की, तो आप देखिएगा लास्ट में। तो आज मैं पूरा जो वीडियो है ये मेरा, ये OROP 1 और OROP 2 पर बेस्ड है। तो मैंने एक पूरा ड्राफ्ट नोट बना रखा है, वो मैं आपको पढ़कर समझाकर लैपटॉप पर बताऊंगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। और जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं OROP 2 पर, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो को समझने के लिए आपको पुराने वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन हो रही है और क्या चीज़ बताई जा रही है। तो एक बार आप पुराने जो मेरे वीडियो हैं OROP 2 पर और कैलकुलेशन पर जो और भी मैंने करी है, एक बार आप वो रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, तब आपको आसानी होगी ये वाला वीडियो समझने में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं बताऊंगा आपको OROP 1 और OROP 2 की सिफारिशों के बारे में, क्या क्या उसमें मांग रखी गई, तो पूरा क्या है ये माजरा, किस तरीके से क्या कैलकुलेशन है, क्या क्या सिफारिशें हुई OROP 1 में, OROP 2 में, और मैंने कैसे पूरा एक ड्राफ्ट नोट बनाया, वो आप समझिएगा। मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो चलिए लैपटॉप पर हम शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। आइए लैपटॉप पर, और कुछ भी आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती हैं, तो जो भी आपके विचार हैं वो मेरे समकक्ष रखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए। आप और मैं मिलकर एक अच्छी उम्मीद के साथ पेंशन पर काम करेंगे और पेंशन पर लाभ पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैंने ड्राफ्टिंग करी है, नोटिंग करी है, पहले वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर एक कैलकुलेशन की तरफ बाद में आपको ले चलूँगा OROP 2 के आधार पर। तो चलिए नोटिंग समझाता हूँ आपको। टॉपिक है हमारा OROP 1, OROP 2 रिपोर्ट कमेटी की सिफारिशें। सबसे पहले मैं आपको OROP 1 के बारे में बताऊंगा, और ये है सिपाही से सूबेदार मेजर तक। तो आज हम OROP 1 और OROP 2 के बारे में बात करेंगे। OROP 1 के नियम के बारे में भी हम बात करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी आपके सुझाव हैं, कुछ भी आपको लगता है, वो आप कमेंट में रखिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़कर हम पेंशन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ OROP 1 के नियम। जब OROP 1 बनाई गई थी उसके क्या नियम थे। OROP 1 को PCDA P के सर्कुलर नंबर 555, जैसा आपको पता है कि अभी जो पेंशन पा रहे हैं लोग, OROP 1 के अकॉर्डिंग सर्कुलर नंबर 555 दिनांक 4/2/2016 के आधार पर पेंशन पा रहे हैं। दोस्तों, OROP 1 को PCDA P के सर्कुलर नंबर 555 दिनांक 4/2/2016 के द्वारा लागू किया गया था। OROP 1 में यह सुनिश्चित किया गया था कि सैन्य बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को समान या फिर सेम पेंशन उनकी एक रैंक और एक समान सैन्य सेवा काल के हिसाब से दी जाए।
जैसा आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई सी भी हो, कोई सी भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख होगी, उनको समान पेंशन दी जाएगी। इसका एक ही उद्देश्य था कि पुराने पेंशनरों और नए पेंशनरों के पेंशन दर में अंतर को समय समय में दूर किया जाए। जो भी डिफरेंस आ रहा था पेंशनरों के पेंशन में, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था OROP 1 का। दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु किस प्रकार थे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पेंशनर्स जिन्हें OROP नियम लागू हैं, वो पेंशनर जिन्हें OROP नियम लागू हैं, ये आदेश सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर को लागू हैं। जैसा आपको पता है, जो फैमिली पेंशनर हो या पेंशनर हो, सभी पेंशन OROP 1 के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। जो या तो सेवानिवृत्त असमर्थता के आधार पर है, या फिर सेवानिवृत्त हैं, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद है, या जिन पेंशनर की रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई हो, फैमिली पेंशन के लिए भी ये एलिजिबल है OROP 1। दोस्तों, यह आदेश 1/7/2014 यानी 1 जुलाई 2014 से प्रभावी था, और 1/7/2014 को जो पेंशनर थे पेंशन प्राप्त कर रहे थे। हमने बात करी अभी, जो हमने अभी ऊपर बात करी, उन पेंशनरों की करी जिन्हें OROP नियम लागू था, जिन्हें OROP के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही थी। अब हम बात करेंगे उन पेंशनर की जिन्हें OROP नियम लागू नहीं है। दोस्तों, कुछ पेंशनर इसमें ऐसे भी थे जिन्हें OROP 1 नियम यानी OROP के अकॉर्डिंग पेंशन नहीं मिल रही थी, जो OROP नियम में नहीं आ रहे थे। तो वो कौन से पेंशनर थे, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो OROP में नहीं आ रहे थे। पहला है रिजर्विस्ट पेंशनर। दोस्तों, रिजर्विस्ट पेंशनर कौन होते हैं, पहले हम ये जानते हैं। यह पेंशन निर्धारित संयुक्त कलर सर्विस प्लस रिजर्व सेवा के 15 वर्ष से कम नहीं होने पर दी जाती है। जो पेंशन है रिजर्विस्ट पेंशनर, ये आप देखिए कब दी जाती है। ये पेंशन निर्धारित संयुक्त कलर सर्विस प्लस रिजर्व सेवा के 15 वर्ष से कम नहीं होने पर दी जाती है। यह एक सिपाही के लिए स्वीकार्य न्यूनतम पेंशन का 2/3 भाग होता है। यह आप याद रखें, यह बात आपको याद रखनी है कि रिजर्विस्ट पेंशनर क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया। जो ये पेंशनर हैं, जब मैं आपको बताया, इन पेंशनरों के लिए OROP नियम लागू नहीं था। जो ये हैं रिजर्विस्ट पेंशनर, जो रिजर्विस्ट पेंशनर थे, उनके लिए OROP नियम लागू नहीं था। यह OROP आदेश उन पेंशनरों के लिए भी लागू नहीं था जो मेडिकल डिसेबिलिटी या फिर विकलांगता की अनुदान राशि एक मुक्त में प्राप्त कर ली हो। जिन्होंने लमसम में राशि ले ली हो, उनके लिए भी OROP नियम लागू नहीं था। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो विकलांगता की अनुदान राशि एक मुक्त में प्राप्त कर ली हो, जो लमसम राशि जिन्हें मिल चुकी हो, उन्हें भी OROP आदेश लागू नहीं था। आगे चलते हैं। DSC यानी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स और TA कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव। ये मैं OROP 1 की बात कर रहा हूँ अभी। OROP 1 में क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या क्या सिफारिशें की गई। अगला चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, DSC और TA कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव। DSC कर्मियों की पेंशन, जो सिर्फ DSC सर्विस के आधार पर पेंशन ले रहे थे, उसमें आर्मी प्लस DSC सर्विस, दोनों सर्विस जोड़कर जो उन्हें पेंशन मिलती थी, रेगुलर आर्मी के पेंशन के आधार पर संशोधित होगी पेंशन टेबल। ऐसे ही TA कर्मियों की जो पेंशन है, वो TA पेंशन टेबल के आधार पर संशोधित की गई। चलते हैं आगे। मुख्य विशेषताएं क्या थी OROP 1 या फिर OROP की, क्या क्या विशेषताएं थी, ये भी हम जान लेते हैं। पुराने पेंशनर की पेंशन को 2013 के रिटायर हुए समान रैंक तथा समान सर्विस के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के आधार पर संशोधित किया गया।
यानी जो पुराने पेंशनर थे उनकी पेंशन को 2013 के रिटायर हुए समान रैंक तथा समान सर्विस के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के आधार पर संशोधित किया गया। यानी जो न्यूनतम और अधिकतम पेंशन थी उसका एवरेज लेकर पेंशन सेट करी गई। इसमें न्यूनतम और अधिकतम का एवरेज अमाउंट था और उसे टेबल में फिक्स करा गया। यह लाभ सबको मिला। 1 जुलाई 2014 से यह लाभ सबको मिला, चाहे लाभ 4 किश्तों में मिला हो या फिर एक किश्त में मिला हो, लेकिन लाभ मिला। OROP 1 के अनुसार वे पेंशनर जो उपरोक्त नियमानुसार संशोधित पेंशन टेबल से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे उन्हें उनकी पेंशन सुरक्षित रखनी पड़ी, यानी उनकी जो पेंशन थी वो सुरक्षित हो गई। OROP 1 टेबल जो था उस टेबल से अधिक जो भी पेंशनर पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ, उनकी कोई पेंशन रिवाइज नहीं हुई जो ऑलरेडी अधिक पेंशन ले रहे थे। इससे उनकी जो पेंशन थी वो सुरक्षित हो गई। उसमें जिनकी पेंशन ज़्यादा है, जो ज़्यादा ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। यानी जो पेंशन वो जो पा रहे थे ज़्यादा, उनकी ज़्यादा ही पेंशन बनी, उनकी पेंशन कम नहीं हुई। आगे नियम क्या था, नियम में क्या था आगे, ये अब हम जानते हैं। नियम यह था कि भविष्य में अगले 5 साल में जो टेबल है वो रिवाइज होगी, जो 1/7/2019 को पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद OROP 2 का काम चल रहा है। जैसा OROP 1 में अभी सब पेंशन ले रहे हैं इसके आधार पर, OROP 1 के आधार पर, और अभी OROP 2 पर काम चल रहा है। कुछ OROP 1 में कुछ कमियां भी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा OROP 1 में क्या कमियां थी। तो चलिए इससे बात कर लेते हैं। OROP 1 में जो भी बोर्ड या फिर कमेटी थी वह यह आकलन नहीं कर पाई कि पेंशन बढ़ने के बजाय कम हो सकती है, जो कि 70 साल के इतिहास में 7 CPC में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन काफ़ी कम मिल रही है काफ़ी पेंशनरों को, और उनका यह भी अनुमान है। तो जो OROP 1 में अभी हो रहा है, जैसा आपको पता है कि OROP 1 टेबल के अनुसार सबको जो पेंशन लग रही है वो कम लग रही है, जैसी उन्हें मिलनी चाहिए पेंशन वो नहीं मिल रही है। जो कम पेंशन मिल रही है उन्हें, उसका आकलन बोर्ड कमेटी वाले नहीं कर पाए अपनी इस रिपोर्ट में। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से हमें पेंशनरों की पेंशन सेट करनी है। वह अपने नियमों की लाज नहीं रख पाए, जो भी कमेटी वाले थे जिन्होंने OROP 1 डिसाइड करी। यह 7 CPC में हुआ, यानी अभी भी ये चल रहा है। यानी 7 CPC में पेंशन आने वाले पेंशनरों की पेंशन कम है, बल्कि 6 CPC में आने वाले पेंशनरों की पेंशन ज़्यादा है। यह JCOs ऑनरेबल रैंक के जो पेंशनर है, सीनियर NCOs के साथ हुआ। इनकी पेंशन 5 से 7 हज़ार तक कम हो गई। 6 CPC के पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए 7 CPC में आने वाले JCOs ऑनरी रैंक के जो पेंशनर थे, सीनियर NCOs की पेंशन कम हो गई। जो OROP 1 में कमेटी बैठी थी उसमें भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें 7 CPC में आने वाले पेंशनरों की पेंशन बढ़ सके। पहले आने वाले यानी 6 CPC में पेंशनर जो आ रहे थे पेंशन, 7 CPC में आने वाले पेंशनरों की पेंशन कम नहीं होगी। क्या मतलब है इसका, ये भी जानते हैं हम। पहले आने वाले पेंशनरों से 7 CPC पे आने वाले पेंशनरों की पेंशन कम नहीं होगी। यानी जो 6 CPC में जो पेंशन आ रहे थे उनकी पेंशन ज़्यादा थी, और जो 7 CPC में आ रहे थे उनकी पेंशन कम थी। तो जो बोर्ड कमेटी में जो लोग बैठे थे वो इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं सके कि उन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार करी है। OROP 1 के नियमों में एक शब्द नहीं लिख पाने के कारण, यानी उन्होंने रिपोर्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि OROP 1 कैसी टेबल बनाई कि जिससे पेंशन पर नुकसान हो रहा था।
तो ओआरओपी के नियमों में एक शब्द नहीं लिख पाने के कारण हजारों पेंशनरों को बेसिक पे, कम्यूटेशन, ग्रेजुइटी आदि में लाखों का घाटा हुआ। जो अभी 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं वे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किस तरीके की पेंशन मिल रही है और कितना नुकसान हुआ पेंशन पर। आगे चलते हैं। एक और कमी थी ओआरओपी 1 टेबल में, क्या थी ये हम जानते हैं। इस टेबल में टॉपअप अमाउंट नहीं सेट किया गया। बेसिक पेंशन में पे स्केल के अनुसार जैसे पहले चंद्रशेखर कमेटी की टेबल में फिक्स हुआ था। दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था चंद्रशेखर कमेटी की टेबल का, उसमें मैंने पेंशन सेट करके बताई थी। तो मेरा जो पुराना वीडियो है चंद्रशेखर कमेटी का वो भी आप देखिए, और उसके बाद मैंने एक और बनाया था ओआरओपी 2 पर, वो भी आप देखिए। तो आप फिर समझ जाएंगे कि टॉपअप अमाउंट को कैसे फिक्स किया गया पेंशन के लिए। टॉपअप जो स्केल था उसके अनुसार कैसे पेंशन सेट करी गई चंद्रशेखर कमेटी में, तो वो वीडियो आप देखिए, तब आप समझ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट ही ओआरओपी 1 में लेना था, जो कि इन्होंने नहीं लिया। इस ओआरओपी 1 टेबल में कोई रेशो सेट नहीं किया गया, बल्कि चंद्रशेखर कमेटी में रेशो सेट करा गया था चंद्रशेखर कमेटी की टेबल में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं फिक्सेशन करूंगा आगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा, उसमें आपको चंद्रशेखर कमेटी की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। जिससे भारी नुकसान हुआ जेसीओस को पेंशन पर, और अभी भी हो रहा है। चंद्रशेखर कमेटी की टेबल में जवान से जर्नल तक एक रेशो के आधार पर ही पेंशन दी जाती थी चंद्रशेखर कमेटी में, लेकिन ओआरओपी 1 में यह कुछ नहीं हुआ, कोई रेशो नहीं सेट करा गया और इससे विसंगति पैदा हो गई, यानी पेंशन पर नुकसान होने लगा पेंशनरों को। दोस्तों ये तो था ओआरओपी 1 के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया ओआरओपी 1, जैसा कि आप अभी पेंशन ले रहे हैं उसके आधार पर। अब जानते हैं कि ओआरओपी 2 में क्या है सिफारिशें। अभी ओआरओपी 2 में जवानों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जवानों का क्या कहना है इसके बारे में। इसका इलाज जवानों और जेसीओ ने टॉपअप स्केल यानी 17वां कॉलम के रूप में जो 5th और 6th सीपीसी के अंदर दिया गया था, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमें इसके अनुसार हमें पेंशन दी जाए, जो टॉपअप अमाउंट है उसके आधार पर पे स्केल का। जैसा आपको पता है कि कोश्यारी कमेटी थी एक, अगर आप जानते हो, कोश्यारी कमेटी में भी जो ये पास किया गया था टेबल, उसमें भी यही बात करी गई थी कि जो टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट है उसके आधार पर ही पेंशन सेट होनी चाहिए। जो कोश्यारी कमेटी थी वो संसद में पास हुई थी। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके का चंद्रशेखर कमेटी की जैसी टेबल थी, उसी के आधार पर निर्णय लिया गया था कोश्यारी कमेटी में। इसमें भी टॉपअप स्केल से पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया था कोश्यारी कमेटी में। टॉपअप स्केल को आधार मानकर ही पेंशन फिक्स की जानी चाहिए। तो टॉपअप स्केल का जिक्र जवानों और जेसीओ ने किया था। इसका लेखा जोखा जुडिशल कमेटी के पास भी है अभी तक। अब बात करेंगे हम ओआरओपी 2 के बारे में, जो एक्चुअल में जितने भी जवान हैं, जो जेसीओ हैं, उन्हें पेंशन पर लाभ देगी। जैसा आपको पता है कि जो अभी 7 सीपीसी में जो जवान और जेसीओ पेंशन आ रहे हैं वो बेसिक पे प्लस एमएसपी और उसका 50% के आधार पर पेंशन ले रहे हैं। जो जवान और जेसीयू हैं वो बेसिक पे और एमएसपी का 50% पेंशन लेना नहीं चाहते। उनका क्या कहना है ये हम जानते हैं। उनका कहना है कि हमें बेसिक पे और एमएसपी का 50% पेंशन नहीं चाहिए। वे चाहते हैं कि जैसा 6th सीपीसी के पेंशन टेबल में या फिर 5th सीपीसी पेंशन टेबल में टॉपअप स्केल के आधार पर जो अमाउंट सेट किया गया था चंद्रशेखर कमेटी की टेबल पे, हमें उसी के आधार पर 7 सीपीसी में पेंशन दी जाए। उसमें 17वां कॉलम प्लस एमएसपी पर पेंशन फिक्स होनी चाहिए थी, उनका ये कहना है। यानी हमें जो पेंशन दी जाए वो 17वें कॉलम प्लस एमएसपी जोड़कर और फिर उसके आधार पर हमें पेंशन चाहिए, क्योंकि उनकी नौकरी उतनी नहीं होती, उनकी नौकरी कम होती है। जो पेंशनर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉय हो गए, जो काम कर रहे हैं, जवान हो गए, जेसीयूज हो गए, उनकी इतनी साल की सर्विस नहीं होती।
तभी जवानों और जेसीओस को असली ओआरओपी 2 का फायदा मिलेगा। एक और मांग थी जवानों की, क्या मांग थी ये भी हम जानते हैं। सिपाही और नायक को एसीपी हवलदार की पेंशन चाहिए, क्योंकि सिविल में जो भी सर्विस करता है 2000 ग्रेड पे में, वो सिपाही के 2000 ग्रेड पे के बराबर होता है। वह बिना प्रमोशन हुए 4200 ग्रेड पे में पेंशन आता है, और वो भी MACP 3 के साथ। और बीच में अगर उसके 1-2 प्रमोशन हो जाते हैं तो वह सीधा 5400 ग्रेड पे में चला जाता है। सिपाही की मांग है कम से कम हवलदार ACP 2800 या फिर 4200 ग्रेड पे का फ़ायदा उसे मिले पेंशन पर। कम से कम उसे हवलदार या फिर नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग पेंशन मिलनी चाहिए, उनका ये कहना है। या फिर टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट वो दिया जाना चाहिए, जैसा कि चंद्रशेखर कमेटी में भी दिया गया है पहले। तो 6 CPC के अंदर एक ACP हवलदार को नायब सूबेदार का 10,029 रुपया टॉपअप स्केल से फिक्स किया गया। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये कैसे फिक्स किया है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 10,029 कहाँ से आया? नायब सूबेदार वाले कॉलम से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ चंद्रशेखर कमेटी की रिपोर्ट कि 10,029 कहाँ से लाई है। ये आप देख रहे हैं टेबल चंद्रशेखर कमेटी की। इसमें देखिए नायब सूबेदार वाई ग्रुप का 26 साल की सर्विस में, ये आप देख रहे हैं 26 साल की सर्विस। या आप अपने कोरिजेंडम पीपीओ में ही देख सकते हैं। आपकी जो कोरिजेंडम पीपीओ आपको मिलेगा उसमें जो आपकी पेंशन फिक्स करी होगी लास्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी 10,029 फिक्स करी होगी। ये आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। यानी जो टॉपअप अमाउंट था नीचे आप जो देख रहे हैं टॉपअप अमाउंट, उससे 1 2 3 4 5 यानी 4 अमाउंट कम, यानी सबसे टॉपअप है यहाँ पे 10,675 और 26 साल की सर्विस में यहाँ पे आ रहा है 10,029। तो यही आप देख सकते हैं अपने कोरिजेंडम पीपीओ में, उसमें भी यही मेंशन है। ये है नायब सूबेदार का, तो यही मैंने यहाँ पे शो कर रखा है जैसे मैंने आपको समझाया। वो इसी टेबल से आया, नायब सूबेदार वाले कॉलम से। नायब सूबेदार 26 साल के वाले में फिक्स किया गया, जैसा मैंने आपको दिखाया 26 साल था क्वालिफाइंग सर्विस। जैसा कि सब पेंशनर के साथ हुआ है, सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिला है। 6 CPC में हवलदार वाला कॉलम नहीं लिया गया। 26 साल में हवलदार वाला कॉलम नहीं लिया, उन्हें लिया है नायब सूबेदार का, क्योंकि ACP मिल गया हवलदार को। अगर ACP हवलदार को मिला है तो वो जाएगा सीधा नायब सूबेदार में, इसलिए वहाँ पे 10,029 फिक्स करी है, इसलिए नायब सूबेदार में आया। तो अभी हम फिक्स करेंगे ACP हवलदार इक्वल टू ACP नायब सूबेदार 26 साल पे, और हम 10,029 पे भी चर्चा करेंगे। एज पर OROP 2 के आधार पर इनकी कितनी पेंशन सेट होती है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये भी टेबल मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। तो ये है कैलकुलेशन। 6 CPC में हवलदार ACP नायब सूबेदार और नायब सूबेदार को एक ही बेसिक पे दिया गया बराबर सर्विस पर 10,029। जो हवलदार ACP नायब सूबेदार और नायब सूबेदार हैं उन्हें एक ही बेसिक पे दिया गया 10,029 सेम सर्विस पर। नायब सूबेदार के कॉलम का 26 साल पर, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, 10,029। यह है नायब सूबेदार। अगर हवलदार ACP है तब भी वो उठकर नायब सूबेदार में ही जाएगा, क्योंकि हवलदार को ACP मिल चुकी है, इसलिए तब भी उसकी जो फिक्स होगी वो होगी 10,029। कितने साल की सर्विस में? 26 साल की सर्विस में। तो यही कैलकुलेशन में भी दिखा रखा है। तो हवलदार ACP नायब सूबेदार की 6 CPC के अंडर 10,029 और 10,029 का हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 25,775। ये किस में आ गया? ACP नायब सूबेदार में।
अब नायब सूबेदार की कैसे आई? 10,029, जैसे मैंने आपको बताया। हवलदार, एसीपी, नायब सूबेदार और नायब सूबेदार की एक ही बेसिक पे दी गई 10,029, ये भी सेम लिया है। और अब ये जो देख रहे हैं 10,405, ये है ओआरओपी टेबल में। ये आप देख रहे हैं नायब सूबेदार वाई ग्रुप 10,405, 26 साल की सर्विस में। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। 10,405 का हमने 2.57 कर दिया तो आ गया 26,741। ये आया नायब सूबेदार की बेसिक। अब हवलदार की कितनी है ये भी देखते हैं। 7,995 ये भी है। ये आप देख रहे हैं 7,995 हवलदार की वाई ग्रुप की, 26 साल, 7,995। तो 7,995 का 2.57, ये आ गया 20,548। अब हवलदार, एसीपी, नायब सूबेदार कैसे हुई? 25,775 माइनस 20,548। ये 20,548 कैसे आया था? जो हवलदार की थी 7,995, इसका हमने 2.57 कर दिया था तो आता 20,548। और ये 25,775 कैसे आई? ये आई थी एसीपी, नायब सूबेदार की। ये आप देख रहे हैं। तो 25,775 इसमें से हम माइनस कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि पेंशन पर जो नुकसान हो रहा था, डिफरेंस जो आ रहा था, वो कम से कम 5 से 6 हज़ार का आ रहा था। तो यही है 5,227 बेसिक। अब OROP 2 में कैसे फिक्स होगी ये भी हम देख लेते हैं। हवलदार, एसीपी की फिक्स होगी 55,200। मेरे पास पे मैट्रिक्स, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वो आप देख सकते हैं वीडियो सही से समझने के लिए कि किस तरीके से हमने कोशिश करी 5th से 6th 7th पे स्ट्रक्चर बनाने की, सिपाही से सूबेदार मेजर तक की। तो इनकी जो फिक्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 55,200। या आप देख रहे हैं नायब सूबेदार की 55,200 या फिर 53,600, यानी 15वें, 16वें और 17वें कॉलम में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में 55,200 या फिर 53,600। अब इस पे एमएसपी का भी हम आधा करेंगे, इसका आधा कर दिया। और इस पे एमएसपी भी काउंट होगी। 5,200 है तो 5,200 का हम आधा करेंगे तो आएगी 2,600। तो इस पे एमएसपी भी काउंट होगी। तो इनकी जो नोशनल पे फिक्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 53,600 या 55,200। 53,600 में जाएंगे या 55,200 में जाएंगे, इस तरीके से इनकी फिक्स होनी चाहिए पे 7 CPC के अनुसार। तो यही जेसीओ जो जवान है वो यही मांग कर रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग जो OROP टेबल 1 बनाई है इसे आप इस तरीके से रिवाइज करें जिससे पेंशन में बढ़ोतरी हो और सही में पेंशन पर लाभ मिल सके। जो भी जेसीओ हो, जो भी OR हैं, उन्हें सही में पेंशन पे सही से लाभ मिल सके। तो आपके भी कुछ राय हैं, जो भी आपकी पेंशन के ग्रीवांसेस है वो भी आप पता करें, जानें किस तरीके से, कैसे पुरानी टेबल कैसे फिक्स करी गई, बनाने की कोशिश करें अपनी पेंशन, क्योंकि पेंशन की जानकारी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने पेंशन रिवाइज करी कि इस तरीके से ये हम कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए पुरानी टेबल को बेस मानकर। और जो ये OROP सेट करी, ये किस वे में सेट करी, किस तरीके से सेट करी, किस तरीके से कमेटियाँ बैठी इसे सेट करने के लिए, ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इससे ही, इस टेबल के अनुसार ही पेंशन पर नुकसान हो रहा है। जो ये वाली टेबल थी चंद्रशेखर कमेटी की, ये बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि इसमें टॉप अप अमाउंट यानी जो टॉप अप स्केल होता था हर एक रैंक का, उस टॉप अप स्केल को बेस मानकर सबकी पेंशन जो सेट करी गई। और यही जो भी अमाउंट है, जैसे 10,029 हो गया, जो भी इसमें अमाउंट है ये आपके कॉरिजेंडम पीपीओ में मेंशन होगा, क्योंकि ये पुरानी टेबल है चंद्रशेखर कमेटी की। इसको बेस मानकर ही OROP टेबल बनाई जानी चाहिए थी और इसी के आधार पर पेंशन सेट होनी चाहिए थी OROP 1 टेबल पे, जो कि नहीं हुई। ऐसी हम कोशिश करें कि OROP 2 को भी इसी तरीके से हम सेट कर पाएँ ताकि पेंशन पर बढ़ोतरी हो सके सबकी। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है या जो भी आपके कमेंट है, अपने विचार हैं, वो आप रखें, अपनी राय रखें, इस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो ये वीडियो है, जो भी मेरे वीडियोज़ हैं,
ये आप अपने डिफरेंट ग्रुप में शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता लग सके कि पुरानी जो टेबलें थी, जो नई टेबल हैं, वो किस आधार पर बनी, क्या चीज़ हुआ, वो भी समझ सके पेंशन की पूरी परिभाषा, ताकि उन्हें लाभ पहुँचे पेंशन पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें लोगों को, अब चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे आपके कोई दूसरे ग्रुप हो। तो हम अपनी कोशिशों के आधार पर हम कोशिश करते रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से पेंशन पर लाभ पहुँचे और आपको फ़ायदा पहुँचे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। वीडियो आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।